देखो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा ही खूबसूरत सा मॉलिक्यूल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा बदनाम है। मैं बात कर रहा हूं टेट्रामिथॉक्सीमिथेन की। अक्सर हम लोग पढ़ाते टाइम जेई के करिकुलम में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस की बात करते हैं, और बात करें भी क्यों ना, क्योंकि जेई के सिलेबस में ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है ना। तो चूंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जब जेई एडवांस ने पूछ लिया तो करिकुलम में हम इसे पढ़ाते हैं। और बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं जो पढ़ाते हुए अक्सर बोलते हैं कि टेट्रामिथॉक्सीमिथेन एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ हो या सीओसी का बॉन्ड एंगल हो, ईथर के मुकाबले में बदलता है। यहां पर कुछ एक्सेप्शनल तरीके से बॉन्ड पैरामीटर्स चेंज होते हैं। कई बार हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बेंट्स रूल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर वो कई पैरामीटर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कई बार ये बोला जाता है कि ऐसे फैक्ट्स हैं, एक्सरे डेटाज ये बताते हैं, डेटा को इस्तेमाल करा जाता है। बट क्या सचमुच में ये इतना वियर्ड मॉलिक्यूल है, या शायद हम उन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से नहीं समझ पाए इसीलिए इसे वियर्ड बोल रहे हैं। मेरी नजरों से आप देखो तो टेट्रामिथॉक्सीमिथेन टीएमएम मुझे वियर्ड नहीं, बहुत ही क्यूट लगता है। मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको समझाऊंगा ये मॉलिक्यूल यूनिक क्यों है। वियर्ड मैं नहीं बोलूंगा, ये यूनिक क्यों है। यस, इसको वियर्ड का टैग जरूर मिला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर मैं इस वीडियो में और इस मोमेंट के बाद आप भी इसे यूनिक एंड क्यूट बोलने लगेंगे। कंपैरिजन के लिए हम टेट्रामिथॉक्सीमिथेन को डाइमिथाइल ईथर से कंपेयर करेंगे। पहले हम फैक्ट्स की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, बाद में हम बात करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल पे इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। राइट। देखो, सबसे पहली चीज हम समझते हैं, टेट्रामिथॉक्सीमिथेन में बॉन्ड लेंथ दो तरह के होते हैं। एक बॉन्ड लेंथ सीओ वाले, ये 4 बॉन्ड लेंथ है, इसको हम लोग सेंट्रल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, सेंट्रल सीओ बॉन्ड लेंथ। और जो बाहर में ओसी वाले 4 बॉन्ड लेंथ है, इसको पेरिफेरल ओसी बॉन्ड लेंथ या सीओ बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। राइट। तुम्हें पता है बॉन्ड लेंथ एक रियल पैरामीटर है। हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कई तरीके से पता कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर सिमुलेशंस होते हैं। जब बॉन्ड लेंथ देखा गया या बॉन्ड एंगल देखा गया डाइमिथाइल ईथर के कंपैरिजन में, तो बड़ी चौंकाने वाली चीज दिखी। ध्यान से देखिए, फिर हम बेसिक टू एडवांस में घुसेंगे। देखा गया कि जो इसका सेंट्रल बॉन्ड लेंथ है, सीओ बॉन्ड लेंथ, वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है। ये एक नॉर्मल ईथर के मुकाबले में छोटा है। नॉर्मल ईथर जहां पे 1.42 टू 1.43 एंगस्ट्रॉम के रेंज के बॉन्ड लेंथ रखते हैं, उसके मुकाबले में इसका सेंट्रल बॉन्ड लेंथ छोटा है। पेरिफेरल बॉन्ड लेंथ, जो बाहर वाले ओसी बॉन्ड लेंथ हैं, ये वैसे ही हैं जैसे कि डाइमिथाइल ईथर, ये ऑर्डिनरी एलिफेटिक ईथर में जैसा दिखाई देता है, एक sp3 कार्बन और sp3 ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ। नाउ एक्सेप्शंस बोले, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्शंस बोलेंगे, ऑब्वियसली कुछ लॉजिक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ही नहीं बॉन्ड एंगल भी बदला है। अगर मैं डाइमिथाइल ईथर की बात करूं तो डेटा रिवील करते हैं इसका बॉन्ड एंगल 111.6 डिग्री है और इसका बॉन्ड एंगल 113.6 डिग्री है। मतलब यहां बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा है, वहां बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? देखो, एक चीज तो आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा कि यहां इस छोटे से मामूली से टाइनी से बेबी कार्बन पे, मैं बेबी कार्बन क्यों बोलूंगा, कार्बन कोई इतना भी बड़ा एलिमेंट नहीं है, सेकंड पीरियड का छोटू सा एलिमेंट है, थोड़ी ज्यादती तो हो गई है, 4 बल्कि OCH3 कनेक्टेड है, तो एक टाइनी बेबी के ऊपर काफी ज्यादा बोझ हमने दे रखा है। कुछ तो होगी। जब आप किसी को तंग करोगे तो वो तंग से बचने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाने की कोशिश करेगा। हम पहले समझते हैं कि क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलता है, या मैं एज ए टीचर क्या बोलता हूं, या बहुत सारे कोचिंग के एजुकेटर्स क्या बोलते हैं, या बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या बोलते हैं। जनरली हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसमें -H मतलब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी फेनोमेना चलेगी, क्योंकि बहुत ही लोडेड टाइनी कार्बन है। ठीक है, इसके ऊपर 4 OCH3 है। तो क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलती है कि ऑक्सीजन का जो फिल्ड लोन पेयर का ऑर्बिटल है और कार्बन का जो ये सीओ वाले बॉन्ड का जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दोनों अलाइन होकर ओवरलैप करते हैं, एक OCH3 बाहर की तरफ निकल जाता है एंड एज ए रिजल्ट हम देखेंगे यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर करता है। तुम्हें पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर करेगी तो बॉन्ड लेंथ श्रिंक होगी, जैसे बेंजीन में होती है। तो
शायद ऐसा माना जाता होगा, क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूं, कि ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई 1.39 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज ऊपर से लोन पेयर सिग्मा स्टार एबीएमओ से ओवरलैप करा। अब जब ओवरलैपिंग हो रही है, OCH3 बाहर हट रहा है, तो ये क्वाजी sp2 लाइक स्टेट में जा रहा है। ऑब्वियसली जब हम sp3 टू sp2 लाइक स्टेट में जाएंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल भी फैलेगा, बिकॉज 109, 110, 111 हम मैक्सिमम पहुंच रहे होते हैं इथर्नल केसेस में, तो यहां पर ये जाके बढ़ना स्टार्ट हो रहा होगा 113, 114 के अराउंड, तो बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा खींचा हुआ नजर आता है। आपको एक बात समझनी होगी, आप में से कई स्टूडेंट बोलेंगे तो इसका ही सिर्फ बॉन्ड एंगल मेजर करेंगे क्या? नहीं, देखो ये ना, फिर से देखना ध्यान से, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके सिग्मा स्टार एबीएमओ के साथ जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता था कि इस वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी दूसरे बॉन्ड के सिग्मा स्टार एबीएमओ के साथ जा सकता था। मतलब ये जो सिंक चल रहा है ऑक्सीजन के फिल्ड लोन पेयर ऑर्बिटल्स और सीओ बॉन्ड के सिग्मा स्टार एबीएमओ के बीच में, ये सिंक्रोनाइज्ड वे में चारों के साथ चल रहा है। मतलब ऐसा समझो कि अगर ये इस तरह के चार टांग वाले या चार टेंडिकल्स वाले कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक एक सिंक में नाच रहे हैं। कभी एक नाच रहा है उसके एबीएमओ में, कभी दूसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। इस तरीके से बैक टू बैक ये फेनोमेना चल रही है। एज ए रिजल्ट जो यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल वे में हमें बॉन्ड पैरामीटर पता चलते हैं, वो बॉन्ड एंगल सेंट्रल वाला छोटा हो जाता है 1.39, पेरिफेरल वाले वैसे ही रहते हैं, और चूंकि क्वाजी sp2 लाइक स्टेट आ रही है, तो बॉन्ड एंगल 111.6 से बढ़ के 113.6 डिग्री के अराउंड हो जाता है। आई थिंक 113.6 डिग्री लिखा था ना, हाँ जी, उतना ही हो जाता है। और मैंने यहां बहुत अच्छे से लिखा है आपके लिए कि चारों मिथॉक्सी ग्रुप डांस करते हैं सिंक्रोनाइज वे में। एज ए रिजल्ट ये पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली बॉन्ड पैरामीटर हमें देता है। जैसे आप सोचो, फर्ज करो बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन है, तो पाई सिग्मा डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो तुम्हें बॉन्ड पैरामीटर एक जैसे दिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बेंजीन में 3 छोटे बॉन्ड और 3 लंबे बॉन्ड है, बेंजीन के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। जस्ट लाइक उसी तरीके से यहां OCH3, चारों OCH3 बहुत ही सिंक में, ये हाउ टू से, बहुत ही सिंक में डांस कर रहे हैं, बहुत ही सिंक में माइनस एच कर रहे हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। सो बॉन्ड पैरामीटर एक जैसे हैं। सवाल पैदा होता है, थोड़ा डीप डाइव अगर करें ऑर्बिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या हो रहा है समझते हैं। समझाने के लिए ना मैंने तुम्हें OCH3 ये 2 लिया है, 2 को हटा दिया है सीन से बाहर, तो हम 2 पे विचार कर रहे हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम को अच्छे से तुम समझ पाओ। मैंने तुम्हें जस्ट बोला ओवरलैपिंग लोन पेयर और सिग्मा स्टार एबीएमओ के बीच में हो रही है, राइट? सो ये इतना आसान भी नहीं है। पहले हम समझते हैं, चूंकि इस स्ट्रक्चर में टेट्रामिथॉक्सीमीथेन में सारे कार्बन और सारे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल एक परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन को अक्वायर करता है, तो उसकी एक अपनी ज्योमेट्री होगी, उसकी अपनी कोई शेप होगी, वो उसी शेप उसी ज्योमेट्री में रहेगा। आपने कभी सुना है कि मीथेन जो है वो टेट्राहीड्रल छोड़ के और किसी शेप में जा सकता है? या बोरोन ट्राइफ्लोराइड कभी भी ट्राइगोनल प्लेनर से किसी और शेप में जा सकता है? हाइब्रिडाइजेशन एक फिक्स्ड शेप को बनाती है सो दैट कि मॉलिक्यूल उस फिक्स्ड शेप के साथ मैक्सिमम स्टेबल हो सके। तो ये मॉलिक्यूल भी फिजिकली अवेलेबल है, तो ये अपने परफेक्ट टेट्राहीड्रल वाले शेप में कार्बन है, और ऑक्सीजन जो है बेंट या वी शेप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट इसके वजह से कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये है कि जब ये लोन पेयर और ये वाला सिग्मा स्टार एबीएमओ, जब तक ये पैरेलल अलाइन नहीं होंगे, बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये खुद को, अपने लोन पेयर को इसके सिग्मा स्टार एबीएमओ में अलाइन करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता है। ये ट्विस्टिंग क्यों होती है? ये ट्विस्टिंग इसलिए होती है ताकि लोन पेयर और सिग्मा स्टार एबीएमओ पैरेलल अलाइन होकर बॉन्डिंग कर सके। बट यार देखो, समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के साथ विष भी निकला था। तो अगर ये खुद को ट्विस्ट कर रहा है तो कुछ तो पेनल्टी लग रही है। ट्विस्ट करने से ये CH3 और ये CH3 मिथाइल ग्रुप ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। अब क्लोज आने की वजह से ना एक मामूली सी एस्टेरिक पेनल्टी लग सकती है, जो आप ये रेड साइन से देख रहे हैं। ये ट्विस्टिंग होती है बेटर ओवरलैप के लिए, जो मैंने वहां लिखा है। बट इस ट्विस्टिंग के वजह से मिथाइल ग्रुप क्लोज आ रहे हैं, और जब जब ये ट्विस्टिंग होगी
-H करने के लिए हर बार मिथाइल 3 डायमेंशनली क्लोज आएंगे और जब पास पास आएंगे तो स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट होगा, पेनल्टी लगेगी। पर ये पेनल्टी बड़ी मामूली सी होती है। तो यहां पर एक गुड न्यूज है और एक यहां पे बैड न्यूज है। आप देखिए अगली स्लाइड में दिखेगा। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि ये ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार एबीएमओ लोन पेयर और ये दोनों परफेक्टली अलाइन हो गए और इस अलाइन के वजह से ओवरलैपिंग हुई और जब ओवरलैपिंग हुई तो एक नई बॉन्ड जैसी चीज बॉन्ड जैसी चीज क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज ये एक तरह की फेनोमेना की हम बात कर रहे हैं जो एक क्वाजी स्टेट की तरफ मॉलिक्यूल को ले जा रहा है। जैसे आपका अमाइन इन्वर्जन होता है, जैसे आपका एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस है। तो जब भी ये नई बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, राइट? समझ रहे हो? जब भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनता ही क्यों है? स्टेबिलिटी लाने के लिए ना। चाहे आयनिक हो, चाहे कोवलेंट हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे बैक बॉन्डिंग हो, चाहे बनाना बॉन्डिंग हो या एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी बॉन्डिंग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कीजोन फोर्सेस हो, हर बार बॉन्ड स्टेबिलिटी लाता है। तो गुड न्यूज ये है कि हमें स्टेबिलिटी मिल रही है। बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो मिथाइल मिथाइल आपस में क्लोज आ रहे हैं। इस क्लोज के वजह से रिपल्शंस हो रहे हैं, स्टेरिक स्ट्रेन आ रहा है और इसके वजह से पेनल्टी लग रही है। नाउ मजे की बात यहां पर आती है। हमारे पास एक तरफ गुड न्यूज है और एक तरफ बैड न्यूज है। तुम्हें पता है ये चीज तभी हो सकती है जब गुड न्यूज ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा हो और बैड न्यूज कम हो। मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मुनाफा ज्यादा नुकसान कम आप हमेशा चाहेंगे। तो क्या फैक्ट क्या है, अब वो देखते हैं। नेट रिजल्ट पता है क्या चलता है? जब नेट रिजल्ट की हम बात करें थर्मोडायनेमिक डेटा की, तो पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल जब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस करके ट्विस्टेड फेज में आ रहा है और बिना हाइपर कॉन्जुगेशंस का परफेक्ट मॉलिक्यूल लूं। कल्पना करो, फर्ज करो कि टेट्रामिथॉक्सी मीथेन का एक आदर्श मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन और सारे OCH3 परफेक्टली टेट्राहीड्रल हैं, मतलब एक हैप्पी फैमिली। बट यहां पे नुकसान क्या है? आपको रिवर्स एच करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लोन पेयर और सिग्मा स्टार एबीएमओ अलाइन नहीं होंगे अगर एकदम परफेक्ट मॉलिक्यूल की हम कल्पना करें तो। लेकिन अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं और -H चला देता हूं तो ये जो ट्विस्टेड फॉर्म है जिसमें बहुत अच्छे से चारों OCH3 ट्विस्टेड वे में -H कर रहे हैं, ये उसको 8 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। मतलब हम एक आदर्श मॉलिक्यूल की कल्पना करें और एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस होते हुए मॉलिक्यूल के शेप की कल्पना करें, तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस वाला जो सिमेट्रिकल फॉर्म या स्ट्रक्चरल फॉर्म, हल्का ट्विस्टेड फॉर्म आता है, दैट इज एक्चुअली 8 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल देन द आइडियल आदर्श बच्चा। मतलब टेट्रामिथॉक्सी मीथेन को आदर्श बच्चा, आइडियल बच्चा नहीं बनाना है। थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा ना तो वही ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। कंक्लूजन पे आते हैं। तो टेट्रामिथॉक्सी मीथेन वियर्ड नहीं है। एक बेबी कार्बन के ऊपर 4 मिथॉक्सी ग्रुप के रिपल्सन्स को कम करने के लिए COCH3 वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो खुद को ट्विस्ट करके लोन पेयर को सिग्मा स्टार एबीएमओ में अलाइन करा लेता है। ऐसा करने से एक नई बॉन्डिंग क्रिएट होती है जो स्टेबिलिटी लाती है। ये ट्विस्टेड फॉर्म एक आइडियल, परफेक्टली हाईली सिमेट्रिकल sp3 फॉर्म के मुकाबले में 8 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल है। तो यस, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन सचमुच में OCH3 मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। CF4 में भी कुछ ऐसा ही होता है, राइट? उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है आप सबके लिए, है ना? ये जो वियर्ड मॉलिक्यूल हमने बोला था, एक्चुअली में वियर्ड नहीं है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सारे स्टूडेंट का। तो बस इतना ही। मुलाकात आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में होती है। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज योर केसर।